हाय छात्रों, मैं शशांक शेखर। इस वीडियो में न्यूमेरिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो बुक है उसके 441 से 460 नंबर के प्रश्नों का हम लोग हल करेंगे और खूब मन लगाकर न्यूमेरिकल बनाइए और जो भी प्रॉब्लम होता है उसे मेरे से पूछिए। मेरा मानना है कि जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ज़्यादा निखार आएगा और रेलवे में खास करके न्यूमेरिकल के इतने ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो आपकी सफलता में एक महत्वपूर्ण हिस्सा या योगदान, महत्वपूर्ण आपको योगदान देता है न्यूमेरिकल का पार्ट। और चाहे वो रेलवे का जेई हो, रेलवे के अन्य एग्ज़ाम हो, रेलवे का एएलपी हो, एलपी में तो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हम डीएमआरसी की बात करते हैं तो वहाँ बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। जितने भी सेल गेल भेल के जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये किताब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके सारे न्यूमेरिकल को डील कीजिए तो मज़ा आएगा आपको और मज़ा के साथ साथ आपको सफलता भी दिलाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अभी जो है 441 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 15 केजी की वस्तु को भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। तो जब भी कोई भी वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पर स्थित हो तो उसमें निहित ऊर्जा को हम लोग अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी पी बराबर क्या होता है, तो एम इंटू जी इंटू क्या होगा, एच होगा। देखिए द्रव्यमान कितना है तो 15 केजी है, जी का मान कितना है तो 9.8 है और एच का मान कितना है तो एच का मान हो गया कितना, तो 5 मीटर दिया हुआ। तो कर लीजिए, ठीक है, 15 5 75, 75 गुना क्या 9.8 मीटर कर लीजिए। तो निकाल लेते हैं इसको। तो 75 गुना 9.8, जरा देखिए 8 5 40 का 0, हाथ में कितना बचा 4, 28 56 4 60, 600 आ गया। और 9 9 5 42 के 5, हाथ में कितना बचा 4 बचा और 9 7 63 4 67 67। तो 0 5 7 6 13 का 3, हाथ में कितना बचा 1, तो 735 जूल हो जाएगा। कितना जूल हो जाएगा, 735 जूल हो जाएगा। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है कि कोई भी वस्तु अगर ऊंचाई पर रखी है तो उसमें निहित ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये भी ध्यान में रखना है कि घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा होगी, तो अस्थितिज ऊर्जा होगा। याद रखना है कि किसी वस्तु के स्थिति के कारण, स्वरूप के कारण, वस्तु के आकार के कारण, पृथ्वी से ऊंचाई के कारण उसमें जो संचित ऊर्जा होती है उसे ही अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 442 नंबर सवाल देखते हैं। एक चालक में प्रवाहित धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है। तो आपको पता है कि ओम के नियम से किसी चालक तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उससे प्रवाहित धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो भी समानुपाती आई होता है। ध्यान में रखिएगा ये किसका नियम है, तो ये ओम का नियम है। ओम के नियम से किसी चालक तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उससे प्रवाहित धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है। ये ओम का नियम है। तो क्या करेंगे, भी बराबर क्या हो जाएगा, आर आई होगा और भी बटा आई बराबर क्या होगा, आर होगा। और आपको पता है आर क्या है, स्थिरांक है। क्या है, स्थिरांक है, कांस्टेंट है। तो भी बटा आई बराबर क्या हो जाएगा, आर होगा या स्थिरांक होगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एक नियतांक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए भी बटा आई एक नियतांक होगा, आई बटा भी नहीं, भी बटा आई। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो ये ध्यान में रखना है। यदि यहाँ देखिए 3 चीजों के बीच संबंध बताता है। ओम का नियम कितने चीजों के बीच संबंध बताता है, तो विभव और धारा के बीच संबंध बताता है और इसी से निकल के आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध आर क्या है, एक नियतांक है। याद रखना है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध होता है उसे ही प्रतिरोध कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 443 नंबर सवाल देखिए। एक बस 5 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा के समान रूप से गति करता है, तो त्वरण की गणना करें। जब भी त्वरण निकालना होगा तो आपको पता होगा कि त्वरण ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए v क्या हुआ, v 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 5/18 कर दीजिए, 18 चौके 72, यानी 20 मीटर पर सेकंड यहां से निकल गया। यू कितना निकलेगा, तो यू देखिए कितना निकला, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा गुना क्या कर देते हैं 5/18, तो 18 दूनी कितना हो गया 36, यानी 5 दूनी क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ध्यान में रखिए, तो ये समय दिया हुआ है, समय का मान कितना दिया हुआ है 5 सेकंड दिया हुआ। तो ध्यान में रखिए, भी का मान देखिए कितना आ गया 20,
माइनस, ठीक है, आपको टी का यू का मान कितना आ गया 10, बटा समय का मान कितना आ गया 5 सेकेंड, तो 20 में से 5 को घटा दीजिए, 10 आ गया, 10/5 बराबर क्या हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का मान आपको निकल गया। तो ध्यान में रखना है कि उस बस का त्वरण कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, बोलते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो ये भी ध्यान में आप रखिए कि त्वरण होता क्या है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मैं बार बार बताता हूं कि देखिए वेग और समय के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है वह त्वरण का मान देता है। और यह भी ध्यान में रखना है कि वेग समय ग्राफ अगर क्या होगा सरल रेखा होगा और मूल बिंदु से गुजरेगा तो त्वरण क्या होगा एक समान होगा। अगर वेग समय ग्राफ आपको समय अक्ष के समानांतर है, ध्यान दीजिएगा समय अक्ष के समांतर है, तो त्वरण का मान क्या होगा, त्वरण ए बराबर ध्यान में रखिए 0 हो जाएगा। अगर वेग समय ग्राफ इस प्रकार का हो तो त्वरण क्या होगा घटता, त्वरण का मान समय के साथ घटता है। वेग समय ग्राफ अगर इस प्रकार का हो तो त्वरण का मान क्या होगा समय के साथ बढ़ता है। ध्यान में ये रखना चाहिए। अगर वेग समय ग्राफ इस प्रकार हो तो इसे मंदन कहा जाता है। किसका ग्राफ कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, 444 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 20 वॉट 200 वॉट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, तो ठीक है, तो उपयोग की गई ऊर्जा कितनी होगी। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उपयोग की गई ऊर्जा, ठीक, उपयोग की गई ऊर्जा क्या होता है, ठीक है, तो यूनिट बिजली खपत, ध्यान दीजिएगा यूनिट बिजली खपत, बिजली खपत क्या होता है, तो यूनिट बिजली खपत होता है कि P इंटू एन इंटू टी, P इंटू एन इंटू टी बटा क्या 1000। ध्यान दीजिएगा P का वैल्यू देखिए कितना होता है, P पावर है, पावर मतलब 200 वॉट है, गुना n का मान एक ही बल्ब जल रहा है, गुना कितना घंटा जल रहा है भाई, तो 5 घंटा जल रहा है, और कितना है बटा 1000 है, तो काट दीजिए 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, तो 10/10 यानी 1 यूनिट बिजली खपत होगा। ध्यान में रखिएगा कि 1 यूनिट बिजली खपत होगा। ध्यान में यह भी रखना है, तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा ए नंबर आंसर होगा। यह भी ध्यान में रखना है कि 1 यूनिट बिजली खपत मतलब 1 किलोवाट आवर होता है, और 1 किलोवाट आवर मतलब 1 वॉट होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है, और 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बराबर कितना होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 445 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है तो गति के उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा। ठीक है, गति के उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा, ध्यान में रखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, यहां देखिए ऊर्ध्वाधर हमने ऊपर की ओर वस्तु को फेंक दिया, तो जब भी किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो यहां देखिए, ठीक है, यहां देखिए उसका वेग मान लेते हैं u है। जैसे जैसे वस्तु जाता है तो -gt से उसका वेग घटता जाता है, और महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने पर वेग का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने पर वेग का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो जैसे जैसे वो नीचे की ओर गिरेगा तो उसका वेग +gt से बढ़ता जाता है। जब वस्तु पृथ्वी से टकराती है उस समय वेग का मान u होता है, मैक्सिमम वेग होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ध्यान में रखिए, यदि किसी वस्तु को हमने ऊपर की ओर फेंका, ये देखिए ये वस्तु को हम ऊपर की ओर, ये वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो जैसे ही ऊपर की ओर फेंकेंगे तो महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान 0 हो जाएगा, और जब वस्तु धीरे धीरे नीचे की ओर गिरेगा उसका वेग +gt से बढ़ता है, और जब पृथ्वी से टकराएगी तो उस समय वेग का मान आपको महत्तम होता है। तो जब फेंकेंगे ऊपर तो -gt से घटेगा, जब ठीक है नीचे आएगा तो +gt से बढ़ेगा, लेकिन महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान क्या होगा तो 0 होगा। तो प्रश्न में देखिए क्या होगा, महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है आंसर आपको, आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा होगा, सी नंबर होगा। तो 445 का क्या हो जाता है आंसर, 445 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 446 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 4 कूलम्ब को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या होता है। तो आपको पता है, मैं बार बार बताता हूं कि विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा बराबर आवेश गुना विभवांतर होता है। विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होगा, विद्युत ऊर्जा U बराबर, विद्युत ऊर्जा U बराबर होता है, U बराबर होता है आवेश, आवेश गुना विभवांतर, आवेश गुना क्या होता है विभवांतर होता है। ध्यान में रखिएगा विभवांतर भी होगा। तो क्या करेंगे, आवेश, आवेश का मान कितना है 4 कूलम्ब है, गुना विभवांतर कितना है भाई तो 10 है, 10 चौके कितना होगा 40 जूल हो जाएगा। तो ध्यान में रखिए कि आवेश और विभवांतर का गुणनफल विद्युत ऊर्जा होता है। ध्यान में यह भी रखना है आपको कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल होता है, ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का CGS मात्रक क्या होता है अर्स होता है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्स होता है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऊर्जा का ऊष्मीय मात्रक जो होता है उस ऊर्जा के परिमाण को ही हम ऊष्मा कहते हैं, और ऊष्मा जो होता है, ऊष्मा
ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है, और 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.2 जूल होता है, और 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होता है 0.24 कैलोरी होता है। और विभवांतर के विषय में बात करते हैं तो 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी चालक तार के में ले जाने पर किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट बराबर जूल पर कूलम्ब होगा। वोल्ट को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, और इसे ठीक है परिपथ में हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, ध्यान में रखिए, अनंत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 447 नंबर प्रश्न देखिए, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बाहर रखा जाता है, छवि का निर्माण कहां पर होगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण में रखा जा रहा है, वस्तु को कहां रखा जा रहा है, अवतल दर्पण में रखा जा रहा है। तो ये देखिए अवतल दर्पण है, और ये हम कहां पर रख रहे हैं वस्तु को, तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं। वक्रता केंद्र पर रख दीजिए वस्तु को। चलिए यहां से प्रकाश की किरण गई और ये वक्रता केंद्र से निकल गया जी। अब देखिए अब क्या कह रहा है सवाल में कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो देखिए प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो ये आपको आ गया, ये आपको आ गया। अब देखिए एक प्रकाश की किरण हमेशा कहां से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरा, तो प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरेगा तो फोकस से पास करेगा, और जब फोकस से गुजरेगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर काटेगा। क्या काटेगा, समांतर। और जहां दोनों एक दूसरे से कट गया वहीं क्या हुआ, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो यहां पर जरा देखिए क्या कह रहे हैं कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरा तो फोकस से गुजरेगा, और जब फोकस से गुजरेगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर पास करेगा। जहां दोनों कट गया वहीं पर क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ध्यान में रखिए कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो, अवतल दर्पण के कहां पर हो, अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या पर हो, तो प्रतिबिंब का निर्माण भी वक्रता त्रिज्या पर ही होता है। प्रतिबिंब का निर्माण भी कहां पर होता है, वक्रता त्रिज्या पर ही होता है। एक चीज। दूसरी चीज क्या, अब एक तरफ से हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो वस्तु के आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो ध्यान में रखिए यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कैसा, तो वास्तविक। कैसा, उल्टा। कैसा, ठीक है, वस्तु के आकार के बराबर। और ध्यान में रखिए हमेशा यह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। चलिए अब एक तरफ से बात करते हैं। यदि वस्तु अनंत पर हो अवतल दर्पण के तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। यदि वस्तु ठीक है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब जो है वह बनेगा वक्रता केंद्र पर ही। यदि वस्तु, ध्यान में रखिए, यदि वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। यदि वस्तु ठीक है फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत बनेगा। यदि वस्तु ठीक है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच हो, तो यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा और अवतल दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ध्यान में रखना, एक ही केस में केवल जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और ध्यान में ये रखना चाहिए कि ये हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। 448 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 448 नंबर सवाल, विभिन्न माध्यमों में, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो देखिए एल्युमिनियम में जो ध्वनि की चाल होगी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल ध्यान में रखिएगा हमेशा ठीक है 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल जो होती है वह ठीक है 6440 मीटर पर सेकंड। कितना, 6440, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, 6440 मीटर पर सेकंड होता है। तो क्या एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल सही दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन निकेल में ध्वनि की चाल 5960 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 740 मीटर पर सेकंड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो आंसर दिया हुआ है तो 448 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर होगा, बी नंबर आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा कौन सा नंबर होगा, बी नंबर आपको आंसर। केवल 2 सत्य है। अब हम लोग थोड़ा सा और चलते हैं। देखिए ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि माध्यम में संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करता है। ध्वनि जब माध्यम से गमन करता है तो माध्यम के कण जो है कुछ संपीड़ित हो जाते हैं, यानी यहां उच्च घनत्व और उच्च दाब होगा। और जैसे ही ठीक है दूसरा बिंदु लेते हैं विरलन, वहां निम्न घनत्व और निम्न दाब होता है। और इस प्रकार ध्वनि क्या होता है, आगे की ओर गमन करता रहता है। ध्यान रखिए ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्याशा और माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। तो ये ध्यान में रखिए ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक ठोस में होता है और
धातु की बात करते हैं सबसे अधिक बेरिलियम में होता है, उसके बाद एल्युमिनियम में होता है, उसके बाद निकेल में होगा, उसके बाद स्टील में होगा, देन आफ्टर लोहा में होता है। तो इस प्रकार ये ध्यान में रखा जाना चाहिए आपको। चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं, 449 नंबर। ठीक है, 14 kg की एक वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है, तो वस्तु में कितनी निहित ऊर्जा होगी? तो आपको पता है कि पृथ्वी से ऊंचाई पर रखने पर वस्तु में, ठीक है, अस्थैतिक ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा होता है? तो अस्थैतिक ऊर्जा होता है। तो अस्थैतिक ऊर्जा, ये देखिए वस्तु ऊपर गया, ऊपर लेके गए, तो यहाँ स्थिति ऊर्जा, तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। तो m का वैल्यू कितना है? तो m का वैल्यू देखिए 14 kg है, तो 14 गुना 9.8 गुना क्या कर दीजिए, h का वैल्यू कितना है? 5 है, तो 14 पंचे कितना हो गया? 70, 70 गुना 9.8 कर लीजिए इसको, 9.8 गुना करते हैं 38 56 का 6, हाथ में कितना बचा? 5 बचा, 9 7 63 5 क्या हो गया? 68, 6860, ठीक है, तो पॉइंट हटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 686, ठीक है, 686 जूल आ जाएगा। तो देखिए कौन सा आंसर है? तो 686 जूल। तो ए नंबर ऑप्शन है। कौन सा नंबर ऑप्शन है? ए नंबर ऑप्शन है। ये ध्यान में रखिए कि पृथ्वी से ऊंचाई के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा को ही अस्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। बार बार मैं बताता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्या कह रहा है 450 नंबर कि यदि m द्रव्यमान की वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाए तो उस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होता है। तो ध्यान में रखिएगा, किसके समान होगा? वस्तु के वजन के समान होता है। किसके समान होगा? वस्तु के वजन के समान होगा। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे हम लोग। तो आप कैसे लिख देंगे कि वस्तु के वजन के समान होगा? तो आपको पता है कि पृथ्वी से ऊंचाई पर अगर किसी वस्तु को आप ले जाएंगे तो ये पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचेगा, और इसी को हम भार कहते हैं। भार W बराबर क्या होता है? mg होता है। और आपको यह भी पता है कि पृथ्वी से ऊंचाई पर रखने पर वस्तु में स्थित ऊर्जा को अस्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। अस्थैतिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। यहाँ देखिए mg मतलब क्या हुआ? वेट गुना क्या होगा? h, यानी वेट इंटू h भी अगर कर लेंगे तो आपको क्या लग जाएगा यहाँ पर? ठीक है, ऊर्जा हो जाएगा। और यही वेट क्या है? आपको भार है। क्या है? भार है। तो यही भार क्या है? बल है। भार या बल इसको कहते हैं। और यह बल क्या होता है कि पृथ्वी द्वारा वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचने में लगा बल। पृथ्वी द्वारा वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचने में लगा बल। पृथ्वी द्वारा वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचने में लगा बल। केंद्र की ओर खींचने में लगा बल। ठीक है, ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। तो क्या हो जाएगा? प्रयुक्त वस्तु का वजन। ठीक है, वस्तु का वजन। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन सा नंबर होगा? ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 451 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अभिसारी दर्पण है। और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अवतल दर्पण का, ठीक है, आपका जो अब धसा हुआ भाग होता है वो परावर्तक सतह होता है। तो अनंत पर वस्तु, तो यदि किसी वस्तु को अनंत पर, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, यदि वस्तु को अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा? तो बिंदुवत बनेगा। कैसा बनेगा? बिंदुवत बनेगा। ध्यान में रखिएगा, कैसा बनेगा? बिंदुवत बनेगा। तो यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है अवतल दर्पण के, तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा? तो ध्यान में रखिए, प्रतिबिंब जो है बिंदुवत बनेगा, फोकस पर बनेगा, और ठीक है उल्टा बनेगा। तो ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो हमेशा क्या होता है? आपको वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है और बिंदुवत होता है। चलिए, तो ये बातें ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि अवतल दर्पण में तो हो गया। उत्तल दर्पण की बात कीजिए। उत्तल दर्पण में यदि कोई वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फिर आपको फोकस पर ही बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है, आभासी बनेगा। ध्यान में रखिएगा, कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। तो ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब क्या है? तो दाब आपको क्या होता है? तो आपको पता है कि दाब बराबर क्या होता है? तो किसी वस्तु पर लगने वाले बल
बटे क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। किसी वस्तु पर जो बल लग रहा है, बल बटे क्षेत्रफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और ध्यान में रखिए कि मान लीजिए जल के सतह पर हम बात कर रहे हैं, तो जल के सतह पर बल क्या लगता है, तो उत्क्षेप लगता है, उत्क्षेप, या इसी को बोलते हैं हम लोग या उत्प्लावन बल। कौन सा बल बोलते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये बोलते हैं बायंसी फोर्स, BUOYANCY, बायंसी फोर्स कहा जाता है। तो ध्यान में रखिए, ठीक है। दाब P बराबर क्या होता है, दाब P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, चाहे कोई भी बल हो, बल बटे क्या करेंगे, क्षेत्रफल कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बल बटे क्षेत्रफल या उत्क्षेप बटा क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल आप कर सकते हैं, उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल। ये ध्यान में आपको रखना चाहिए कि दाब का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्यान में रखिए, इसे हम याद रखना है कि द बल बटा क्षेत्रफल जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे पास्कल भी कहते हैं या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। ध्यान में रखिए क्या कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहा जाता है। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल या उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहा जाता है। चलिए, तो ये ध्यान में रखिए। देखिए, वायुमंडल क्या करता है कि पृथ्वी के सतह पर भी दाब लगाता है, इसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है वो तो या तो एटीएम होता है, एटमॉस्फेयर होता है, या आपको हम लोग क्या बोलते हैं, मिलीमीटर ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg या मीटर ऑफ Hg, ये बोल सकते हैं। या ध्यान में ये रखना चाहिए कि बार भी होता है, क्या होता है, बार होता है। एक बार बराबर क्या होता है, 10⁵ पास्कल या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि V ± E उक्त प्रतीक किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे कि V तो ये आपको वोल्ट मीटर है, क्या है ये, वोल्ट मीटर है। ध्यान में रखिए कि वोल्ट मीटर क्या होता है, तो वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। ये जो आपको दिया हुआ ये क्या है, एक प्रकार का वोल्ट मीटर है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, ये वोल्ट मीटर है। और वोल्ट मीटर द्वारा हम लोग क्या मापते हैं, प्रतिरोध। अब वोल्ट मीटर द्वारा हम लोग कि दो चालक तारों के बीच विभवांतर को मापा जाता है। याद रखना है कि प्रतिरोध जो है ओम मीटर के द्वारा मापा जाता है, और ठीक है एमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है। याद रखना है कि वोल्ट मीटर जो है परिपथ में वह समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और एक वोल्ट मीटर का ठीक है प्रतिरोध जो है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो अनंत होता है। और याद रखना है मल्टीमीटर, आजकल मल्टीमीटर जो होता है उसको भौम कहते हैं, VOM, भौम कहा जाता है। यानी इसे पोटेंशियल यानी विभवांतर, ठीक है, प्रतिरोध यानी ओम के रूप में मापते हैं, ठीक है, और इससे धारा भी मापा जाता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए कि मल्टीमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, आमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर द्वारा किसी चालक तार से प्रवाहित धारा को मापा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये पता लगाया जाता है कि इस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रहा है नहीं हो रहा है, किसके द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो माइक्रो एम्पियर यानी माइक्रो करंट को भी मापता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। तो जब भी आपको ध्वनि की बात होती है तो ध्वनि में 3-4 चीजें आपको जाननी चाहिए। ध्वनि, सबसे पहले देखिए ध्वनि कौन सा तरंग है, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, एकदम ध्यान में रखिए, अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कौन सी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि जब माध्यम से गमन करता है तो ध्यान में रखना है कि ध्वनि जो सुनाई देता है हमारे, देख आपको पता होगा कि हमारा जो कान होता है, कान में जैसे ही ध्वनि प्रवेश करता है तो वहां पर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है, वो वाइब्रेट करता है। क्या करेगा, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या करता है, वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने के बाद आपको उससे लगा होता है, ठीक है, मेलस, इनकस, ठीक है, स्टेप्स, ये तीनों लगे होते हैं। उसके पीछे जो कोचेला होता है, और वो कोचेला क्या करता है, इस जो ध्वनि का तरंग है उसको एब्जॉर्ब करता है, वाइब्रेशन को, कंपन को ग्रहण करता है, और वहीं से आपको लगा होता है क्या, आपका हियरिंग नर्व्स लगा होता है जो ब्रेन तक पहुंचता है और ध्वनि आपको सुनाई देता है। ध्यान में रखिए ध्वनि जो होता है उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, और यही ध्वनि आपको सुनाई देती है जिसे श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसे अवश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसे पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। और अल्ट्रासोनिक वेव्स, ध्यान में रखना है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स के बहुत सारे उपयोग होते हैं। पहला उपयोग उसका देख लीजिए, ठीक है, आपको पता होगा कि अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा हम लोग समुद्र की गहराई को मापते हैं, जो सोनार में उसका प्रयोग करेंगे। फिर इसी प्रकार, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग, ठीक है, माँ के गर्भ में, ठीक है, जो बच्चे होते हैं उसका जो है स्थिति का पता लगाते हैं कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका पता लगाया जाता है। और
चिमनियों को साफ करने में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है कि आपको दाब विद्युत प्रभाव या गाल्टन की सीटी या क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा हम लोग अल्ट्रासोनिक तरंग को उत्पन्न करते हैं। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 20,000 हर्ज हो जाएगा। 454 का क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। 20,000 हर्ज 454 का बी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 455 नंबर देखिए, 11 kg की वस्तु को भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रहने में ऊर्जा कितना लगेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने में उसमें स्थितिज ऊर्जा को हम अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अस्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी पी बराबर होता है mgh, और एम का वैल्यू कितना है? तो 11 kg है। जी का वैल्यू कितना है? 9.8 है। एच का वैल्यू कितना है? 7 है। तो 11 7 कितना होगा? 77 गुना क्या करेंगे? 9.8 कर लेंगे। तो करके देखिए 9.8 गुना 77, तो 38 56 का 6 हाथ में कितना बचा? 5 963 5 क्या हो गया? 68 हो गया। और फिर इसी तरह से 6 8 6, तो 6 814 का 4 हाथ में कितना बचा? 1 814 1 15 का 5 हाथ में कितना बचा? 1 6 1 7 754.6 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 754.6 जूल। तो लिख लीजिए इसको, 754.6 जूल होगा। तो ध्यान में रखना है कि किसी वस्तु के, ठीक है, स्थिति के कारण, स्वरूप के कारण, आकार के कारण, पृथ्वी से ऊंचाई के कारण, ठीक है, जो संचित ऊर्जा होता है उसे ही अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1 न्यूटन क्या होता है? तो 1 न्यूटन आपको पता है, न्यूटन बल का मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है, बल का एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन क्या होता है? F बराबर क्या होगा? m इंटू ए होता है। m क्या होता है? 1 kg कर लीजिए, और ये क्या कर लीजिए? त्वरण क्या कर लीजिए? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये न्यूटन होता है। याद रखना है, बल के मुख्य रूप से 3 मात्रक होते हैं। पहला मात्रक क्या होगा? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। बल का एक और मात्रक लेते हैं, ठीक है, ले लीजिए पाउंडल। एफपीएस पद्धति में पाउंडल होता है, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। 1 पाउंडल बराबर 4.448 न्यूटन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। एक दर्पण की वक्रता, त्रिज्या, फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध बताइए। तो आसान प्रश्न है। याद रखना है कि फोकल लंबाई, दर्पण की जो फोकल लंबाई होती है, तो फोकल लंबाई एफ बराबर क्या होगा? तो r/2 होगा। यानी वक्रता त्रिज्या बटा क्या होता है? 2 होता है। वक्रता त्रिज्या बटा क्या होगा? 2 होता है। वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं? तो आपका दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, जिस गोले का एक भाग होता है, उस गोले के, ठीक है, केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं, और वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है? ठीक है, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस दूरी होता है। फोकस दूरी बराबर क्या होगा? वक्रता त्रिज्या बाय 2 होगा। ध्यान में रखना है कि अवतल दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या होता है वो ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। उसी प्रकार अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। क्या कह रहा है कि 458 नंबर, यदि संवेग P और V दिया हुआ हो तो द्रव्यमान M का किस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाएगा? तो ध्यान में रखिए कि द्रव्यमान M, आपको पता है संवेग क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। संवेग P बराबर होता है m इंटू V होता है। तो हमको क्या निकालना है? तो हमको निकालना द्रव्यमान। द्रव्यमान P बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान M बराबर क्या हो जाएगा? P बटा क्या होगा? V होगा। यानी संवेग बटा वेग होगा। संवेग बटा क्या होगा? वेग होता है। ध्यान में रखिएगा, संवेग बटा क्या होगा? वेग होता है। तो द्रव्यमान M बराबर, ठीक है, संवेग बटा वेग, यानी, ठीक है, आपको P/V क्या करेंगे? P/V। तो आंसर देखिए क्या होगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर आंसर होगा? डी नंबर आंसर होगा। याद रखना है कि अगर गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध बोलता है तो काइनेटिक एनर्जी Ke बराबर होता है P² बटा क्या हो जाता है? 2m होता है। यानी P² बटा 2m। P क्या है? यहाँ संवेग है। संवेग के वर्ग और 2 गुना द्रव्यमान के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। याद रखिए काइनेटिक एनर्जी Ke बराबर P² बटा क्या होता है? 2m होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। 459 नंबर सवाल, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है? तो ध्यान में रखिए क्या होगा? तो स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाता है? तो देख लीजिए क्या करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा बराबर होता है आवेश गुना विभवांतर। ध्यान दीजिए, आवेश गुना विभवांतर। तो आवेश कितना दिया है? 4 कूलम दिया हुआ है। विभवांतर कितना दिया हुआ? 10 वोल्ट दिया। 10 गुना 4 कितना करिएगा? 40, ठीक है, जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 जूल हो जाएगा। तो ध्यान में रखिए कितना जूल हो जाएगा? 40 जूल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपको डी नंबर आंसर होगा। कौन सा नंबर आंसर होगा? तो डी नंबर आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए डी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए लास्ट प्रश्न इस सेशन का देख रहे हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि
धरती की सतह पर मापने पर वस्तु का भार 60 न्यूटन, चंद्रमा की सतह पर क्या होगा? तो याद रखिए, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर वस्तु के भार का 1/6 होता है, यानी WM। ठीक है, यानी ये क्या हुआ? WM बराबर क्या हुआ? तो चंद्रमा के सतह पर वस्तु का भार बराबर पृथ्वी के सतह पर वस्तु के भार का 1/6। तो देख लीजिए 60 गुना 6 कर लीजिए, काट देते हैं, 10 न्यूटन हो जाएगा। कितना न्यूटन? 10 न्यूटन हो जाएगा। याद रखना है, किसी वस्तु का भार वह बल है जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो यानी भार क्या है? एक बल है। और यह भी ध्यान में रखना है कि भार को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो भार को मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं एक यंत्र जिसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस? स्प्रिंग बैलेंस, यानी कमानीदार तुला का उपयोग किया जाता है, जबकि द्रव्यमान को मापने के लिए साधारण तुला का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, ये 460 तक मैंने आपको सवाल कराए, और जो है आप लोग ध्यानपूर्वक बनाइए, और जहां भी प्रॉब्लम आपको लगता है वहां मुझसे कमेंट के जरिए मेरे से बात कीजिए, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। मज़ा आएगा, जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा उतना मज़ा आएगा। और ये किताब एक स्तरीय किताब लिखी गई है, और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए लिखा गया है, और ऐसा मार्केट में कोई किताब अभी तक अवेलेबल नहीं था। और काफ़ी प्रयास के बाद छोटे छोटे सवालों को यहाँ पर इकट्ठा करके डाला गया है। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, और अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।